आज टीजर देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस के बारे में बात करने की, कहानी सुनाने की। मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा था, इसलिए कि ये कहानी जो है करीब 18 और 4 22 साल हो गए इस इंसिडेंट को भी। मेरी ज़िंदगी में ये केस कैसे जुड़ा है इसका मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि प्रियदर्शनी मट्टू केस, उससे पहले मैं ये कहता हूं कि चलिए हम लोगों ने, तमाम लोगों ने इस देश में जब रेप हुआ, इस तरह की वारदातें हुई, तो एक बीच में बहुत सिलसिला सा चल पड़ा था। लोग अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आते थे, गुस्सा जताते थे, कैंडल मार्च लेकर, बैनर पोस्टर लेकर, और अलग अलग तरीके से वो विरोध जताने का सिलसिला हुआ, ख़ासतौर पर कैंडल मार्च। और ये चीज़ें हम लोगों ने जो हाल में देखी वो 2014 निर्भया केस 12 में। तो निर्भया केस के मामले में जब पूरा देश गुस्से में था, उबल रहा था, और इंसाफ की मांग को लेके कि निर्भया के जो दरिंदे हैं उनका इंसाफ हो, उनको सज़ा मिले कड़ी से कड़ी, उसको लेके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह पे, जहाँ जहाँ छोटे छोटे जगहों पे कैंडल मार्च लोगों ने निकाले और निर्भया और उसके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी जताई। ये तो हम लोगों ने देखा। लेकिन असल में जो रेप को लेकर देश में पहली बार गुस्सा फूटा था और पहली बार कैंडल मार्च उस तरीके के निकले थे, पहली बार जिसमें बॉलीवुड के सितारों ने भी हिस्सा लिया था, वो प्रियदर्शनी मट्टू केस है। उससे पहले वैसा मंजर, वैसा सीन कभी नहीं देखा था, और मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर में भी नहीं देखा था। पहली बार मुझे ये सारी चीज़ें प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस में था, और उसमें से एक ऐसे विरोध प्रदर्शन में मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे मैं भी उसमें शामिल हुआ था। ये बात 2000 की है, क्योंकि ये केस था ही ऐसा। इस केस ने बहुत सारी चीज़ें बदली। इस केस ने एक मीडिया का भी रोल और मीडिया का जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं दिखाया। इस केस ने जुडिशल सिस्टम पे उंगली उठाई। इस केस ने निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत जब पलटती है तो साथ में निचली अदालत के बारे में जो कमेंट्स कहती है वो भी अपने आप में अजीबोगरीब था। ये वो केस है जिसमें डीएनए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एक कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और उसी डीएनए को दूसरी कोर्ट एक्सेप्ट करती है। तो कई मामलों में था, लेकिन ये केस अगर किसी एक के लिए मैं बात करूं, जैसे नीतीश कटारा के मामले में मैंने उस दिन आपको कहानी सुनाई थी। नीलम कटारा, उनकी मां, शुरू से आखिर तक लड़ाई अकेले लड़ती रहीं। इस केस में भी ऐसा ही था। नीतीश कटारा की इधर मां थी तो उधर प्रियदर्शनी मट्टू के पिता थे, जो लगातार कश्मीर से लगातार हर पेशी पे दिल्ली आना। एक भी ट्रायल पूरे जब तक ये केस चला, प्रियदर्शनी मट्टू के पिता ने उसमें गैर हाजिर नहीं रहे। वो हर पेशी पे, हर मुकदमे के दिन, हर दिन कोर्ट में मौजूद होते थे। दिल्ली में आते थे, गेस्ट हाउस में ठहरते थे, हम लोग उनसे इंटरव्यू करने के लिए मिलते थे, बातचीत करते थे। लेकिन उन्होंने कोई भी केस की तारीख नहीं छोड़ी, इंसाफ के लिए आखिरी तक लड़े। लेकिन जब पहली अदालत का फैसला आया तो न सिर्फ प्रियदर्शनी मट्टू के पिता, उनके घर वाले, उनके जानने वाले, बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे एक कातिल को इतनी आसानी से आज़ाद कर दिया गया। ये भी नहीं कि उम्र कैद नहीं, फांसी नहीं, सीधे बरी। ये भी इसी केस के साथ हुआ। तो इस केस को पूरा, मैं इन सारी चीज़ों पे और बात करूंगा। इससे पहले आपको, बहुत सारे लोग आप ऐसे होंगे जो प्रियदर्शनी मट्टू के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। लेकिन ये मामला क्या था ये मैं अब आपको शुरू से बताता हूँ। कश्मीर में, श्रीनगर में, तब 90s में, 80s, उस वक्त तमाम कश्मीरी पंडित भी रहा करते थे। उन्हीं कश्मीरी पंडित में से एक परिवार प्रियदर्शनी मट्टू का था। ये लोग श्रीनगर में रहते थे। शुरुआती अपनी पढ़ाई प्रियदर्शनी मट्टू ने जम्मू में की, उससे पहले श्रीनगर में भी की। फिर वो LLB की पढ़ाई करने, उसका सपना था वकील बनने का। तो वो दिल्ली में एंट्रेंस देती है और दिल्ली लॉ फैकल्टी में उसका एडमिशन हो जाता है। तो वह पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB की पढ़ाई करना शुरू कर देती है। उसी लॉ फैकल्टी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सीनियर बैच में एक लड़का और पढ़ता था, उसका नाम था संतोष सिंह।
संतोष सिंह प्रियदर्शनी का सीनियर था। प्रियदर्शनी एक खूबसूरत लड़की, कश्मीर से आई हुई, कॉलेज में मुलाकात होती है तो संतोष सिंह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन प्रियदर्शनी मट्टू का सारा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर था और वो उसे इग्नोर करती है, बट वो उसके पीछे पड़ा रहता है। वो उसे कई बार मना भी करती है, डांटती भी है, लेकिन वो मानता नहीं है। अब संतोष सिंह, जैसे हिंदी फिल्मों में हम दिखाते हैं कि बड़े बड़े जो ताकतवर पावरफुल बाप हैं, उनका बिगड़ा हुआ बेटा है, तो ये कैरेक्टर लगभग वैसा ही था संतोष सिंह का। संतोष सिंह के पिता आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और उस वक्त उनका रैंक था आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और जेएनके में ही पोस्टेड। तो संतोष सिंह को ये लगता था कि बाप पुलिस में इतना बड़ा अफसर, कोई क्या उसका बिगाड़ेगा। तो प्रियदर्शनी मट्टू जो है लगातार उसको मना करती रही, पीछा ना करे, लेकिन उसने पीछा करना शुरू कर दिया। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो वो थोड़ी घबराई। फिर उसने अपने फैमिली से ये बात शेयर की, तो फैमिली के लोगों ने फिर ये कहा कि इसमें पुलिस में कंप्लेंट करो। तो फिर दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दी गई। इतने सारे कंप्लेंट दिए गए कि शुरू में पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब कंप्लेंट आए और फिर नाम आया संतोष सिंह सन ऑफ जेपी सिंह फादर का नाम, जो आईपीएस, तो फिर वो मामला वैसे ही छोटे मोटे जो अफसर, उन्होंने कहा कहाँ अपने अफसर से पंगा लें, नज़रअंदाज करते गए। लेकिन ये मामला बढ़ता गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने जब पुलिस में कंप्लेंट की तो आखिर में पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड दे दिया प्रियदर्शनी मट्टू को कि घर से कॉलेज आना, कॉलेज से घर जाना, और वो दे दिया गया। उसके बाद संतोष सिंह को फिर प्रेशर पड़ा तो बुलाया भी पुलिस ने, और संतोष सिंह ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं सुधर जाऊंगा, मैं नहीं पीछा करूंगा। ये तमाम चीज़ें होती रहीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं और वो लगातार पीछा करता रहा। इस दौरान 1996 आ जाता है। पीछा अब भी कर रहा था। प्रियदर्शनी मट्टू साउथ दिल्ली के वसंत विहार में अपने अंकल के घर रहा करती थी। चूँकि फैमिली सब जम्मू कश्मीर में था, तो अपने अंकल के घर साथ रहा करती थी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में, एक फ्लैट में। और तब तक संतोष सिंह के जो पिता हैं, जेपी सिंह, जो कि आईपीएस आईजीपी जम्मू कश्मीर थे, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है, जो कि यूटी कैडर के, और वो दिल्ली में सीधे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक पे तैनात होते हैं। हायरार्की के हिसाब से पुलिस कमिश्नर के बाद सीनियरिटी में ये नंबर 2 रैंक था। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में उनका रुतबा क्या होगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहानी में अभी इसका आगे इससे कड़ियाँ जुड़ेंगी। तो संतोष सिंह जो लगातार प्रियदर्शनी मट्टू को पीछा करता है, उसको तंग करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है। प्रियदर्शनी मट्टू उससे लगातार बचती है, हार कर फिर वो पुलिस में कंप्लेंट करती है, उसको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, और संतोष सिंह को का पुलिस कुछ नहीं करती क्योंकि वो एक सीनियर पुलिस अफसर का बेटा था। तो इससे उसका हौसला बढ़ता जाता है। 23 जनवरी 1996, चूँकि संतोष सिंह लगातार पीछा करता था, उसे ये पता था कि प्रियदर्शनी मट्टू रहती कहाँ है। उसे उस वसंत विहार के फ्लैट का एड्रेस भी मालूम था। तो 23 जनवरी की सुबह ये प्रियदर्शनी मट्टू के घर पहुंचता है अपनी बाइक से। नीचे बाइक खड़ी करता है, हाथ में हेलमेट लेता है, हेलमेट लेकर ये फ्लैट का बेल बजाता है। घर का एक नौकर था, वीरेंद्र प्रसाद, प्रियदर्शनी मट्टू का। वो दरवाज़ा खोलता है तो वो भी जानता था, चूँकि इतनी सारी कंप्लेंट और घर में बातें होती थी संतोष सिंह के बारे में, तो वो उसको समझाता, कहता नहीं मैं ये अब सारी गलत फहमी दूर करने मैं तंग नहीं करूँगा, और ये जो केस उसने लिया है वो केस वापस करने के लिए। अच्छा, इस दौरान में संतोष सिंह ने, जब प्रियदर्शनी मट्टू ने केस फाइल किया था दिल्ली पुलिस में, तो इसने भी पलट के प्रियदर्शनी मट्टू के खिलाफ एक ये कर दिया था कि इसके पास फर्जी डिग्री है, ये एक साथ 2 कोर्स कर रही है। तो हालांकि उसकी जांच हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो फर्जी पाया गया। तो वो वही बहाना करके उसके नौकर से कहता है कि मैं ये अब सारे जो गिले शिकवे हैं दूर करने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो नौकर को कहता, नौकर जो है हट गया। अब उसके बाद ये घर में घुसता है। नौकर ने इसको देखा था, दरवाज़ा बंद करता है, प्रियदर्शनी मट्टू के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसका रेप करता है, और रेप करने के बाद जो अपने साथ वो हेलमेट लाया था, उस हेलमेट से उसके सर और चेहरे पे 14 वार करता है टोटल। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी चीज़ों में। तो वो पूरे ब्लंटली, पूरे फोर्स से वो उस हेलमेट से प्रियदर्शनी मट्टू के चेहरे को बिगाड़ता है।
और वो 14 वार, चूँकि हेलमेट बहुत वो था, और उसके पीछे वही थी कि उसने हमेशा उसको ठुकराया, उसके प्यार को नहीं अपनाया। तो ये उसके अंदर जो भी था, तो उसने उसके, और ये कि उसकी शिनाख्त ख़त्म हो जाए, चेहरा मिट जाए, तो उसके सर पे और ज़्यादातर चेहरे पे, और चेहरा बिल्कुल पहचानने के लायक नहीं छोड़ा। 14 वार करने के बाद, चेहरा बिगाड़ने के बाद, वो एक वायर लेता है, तार, और उस तार से प्रियदर्शनी मट्टू का गला घोंटता है। जब उसे लग जाता है कि वो मर चुकी है, उसके बाद वो घर से निकलता है और चला जाता है। ये पूरा सीन था क्राइम का। अब वो जब चला जाता है, थोड़ी देर के बाद नौकर आता है घर में, जैसे ही देखता है प्रियदर्शनी मट्टू की ऐसी हालत, वो शोर मचाता है, पड़ोसी आते हैं, 100 नंबर पर कॉल होता है, पुलिस आती है, घर वालों को खबर दी जाती है, कश्मीर से माँ बाप आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। अब यह है कि ये सिंपल सा पहली नज़र में ही पता था कि ये मर्डर का केस है। तो अब पुलिस को पास कि किसने किया, तो पूरी फैमिली को एक चीज़ था, जो चेन ऑफ पूरा इवेंट था, जो शिकायतें थी पुलिस स्टेशन में, तो पहला शक ही सीधे संतोष सिंह पे जाता है। अब चूंकि मर्डर था और वो भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट का, तो पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं। उसके बाद किसी तरह से तलाश होती है। अब चूंकि माँ बाप ने शक जताया, तो संतोष सिंह के फादर भी चूंकि आईपीएस हैं, तो यहाँ ये भी नहीं कर सकते कि वो अपने बेटे को ज़्यादा दिन भगा सकें, छुपा सकें। तो संतोष सिंह को पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है, वो क्राइम से साफ मना करता है। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद वो जांच-वांच सारी चीज़ें करती है। लेकिन यहीं से कहानी जो आती है, एक पुलिस अफसर का बेटा चूंकि एक क्राइम में इन्वॉल्व था, वो पुलिस अफसर बहुत बड़ा सीनियर, दिल्ली पुलिस में लगभग हायरार्की में नंबर 2, तो नीचे की पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है। जो तफ्तीश करनी चाहिए थी वो नहीं करती है, जो एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था वो ढंग से नहीं करती है। और इसका अंजाम ये होता है कि 1999 में ट्रायल कोर्ट में फैसला आता, और तब तक ये 96 में मर्डर हुआ, और 3 साल के बाद 23 जनवरी को 1996 को प्रियदर्शनी मट्टू का मर्डर हुआ था। 3 साल के अंदर लोअर कोर्ट अपना फैसला देती है। और हैरत अंगेज तौर पर कोर्ट दिल्ली पुलिस को कोर्ट करते हुए कि इन लोगों ने अपना जांच सही से नहीं किया, और जो जज हैं वो ये कहते हैं बाकायदा कि हमें मालूम है कि संतोष सिंह ही कातिल है, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत नहीं है, और इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, मतलब शक की बिना पर हम इसे बरी कर रहे हैं। और लोअर कोर्ट सीधे सीधे संतोष सिंह को बरी कर देती है, जबकि सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसके खिलाफ, सारे साइंटिफिक एविडेंस उसके खिलाफ, लेकिन कोई फायदा नहीं। अच्छा, इस दौरान क्या होता है कि चूंकि ये मैं थोड़ा सा आपको आगे गए थोड़ा सा बताता हूं कि जब ये केस मुकदमा शुरू होता है, तो अब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे संतोष सिंह के पिता दिल्ली पुलिस में, जेपी सिंह। तब ये सवाल उठता है कि उनके रहते हुए क्या ये ट्रायल फेयर होगा, क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी। तो जब दबाव बनता है तो फिर दिल्ली सरकार इस केस को सीबीआई को रेफर कर देती है। तो 1996 में ये मर्डर होता है, और जनवरी में, और कुछ महीने के बाद ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है। सीबीआई बाकायदा डीएनए वीएनए सारा सैंपल जो है वो जो था, जो दिल्ली पुलिस ने दिया था, सौंपा था, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, और सीबीआई फिर ये केस लड़ती है। तो सीबीआई ने डीएनए का बाकायदा सैंपल जो ये साबित कर रहा था कि 23 जनवरी 1996 को वसंत विहार के जिस फ्लैट में ये रेप और मर्डर हुआ था, वहाँ पे प्रियदर्शनी मट्टू के ब्लड सैंपल, वो जो हेलमेट जिससे मारा था उस हेलमेट को रिकवर किया था वो, और संतोष सिंह के डीएनए, ये सब मैच करा दिया। तो इस मैच करने से ये हुआ कि ये चीज़ें पुख्ता हो गई कि हाँ, उस वक्त उस तारीख को संतोष सिंह की मौजूदगी थी उस फ्लैट में प्रियदर्शनी मट्टू के साथ। लेकिन अदालत ने, निचली अदालत ने इस सबूतों को नहीं माना। अदालत ने ये दलील दी कि आपने जिस तरीके से डीएनए कराया वो कानून के दायरे में नहीं कराया था। डीएनए सही था, डीएनए की रिपोर्ट सही थी, लेकिन अदालत को इतराज़ इस बात पे था कि डीएनए कराने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसलिए हम इस डीएनए रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पे हम फैसला भी नहीं सुनाएंगे। तो हमें मालूम है कि संतोष सिंह कातिल है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम उसको बरी कर रहे हैं। 1999 में फैसला आता, हंगामा मच जाता है, मीडिया ट्रायल यहीं से शुरू होता है, लोगों में गुस्सा आता है, लेकिन ये थोड़े दिन में शांत हो जाता है।
अब इसके बाद सीबीआई को भी अपनी नाक बचानी थी, तो सीबीआई इस लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। अब हाई कोर्ट में ये फैसले को चैलेंज करती है 2000 में, 29 फरवरी 2000, मतलब ये 1999 के एंड में फैसला आया था नवंबर दिसंबर में, और 2000 में वो फरवरी में, शायद नवंबर में फैसला आया था 1999, और फरवरी 2000 में सीबीआई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कि इसे बरी कर दिया गया चैलेंज करती है। अब हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। 2000 गया, 2001 गया, 2002 गया, 2003 गया, 2004 गया, 2005 गया, 2006 गया, 6 तक, मतलब इस चैलेंज को कोर्ट में दिए हुए 6 साल बीत जाते हैं, और इन 6 सालों में गवाह, एविडेंस, किसी की हेयरिंग तक शुरू नहीं होती है। और संतोष सिंह आज़ाद है। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट ने उसको बरी कर रखा है। हाई कोर्ट में अपील है, हाई कोर्ट में अभी सुनवाई भी नहीं चल रही है, 6 साल बीत गए हैं, तो किस बिना पे आप उसको जेल में रखेंगे। लेकिन इसी बीच एक चीज़ होती है, दिल्ली में अचानक जेसिका लाल मर्डर केस को लेके हंगामा शुरू होता है 2001-2 में, और उसके लिए भी फिर कैंडल मार्च, और वो वैसे ही जैसे प्रियदर्शनों के लिए था उस वक्त शुरू होता है। तो अचानक जेसिका लाल का जब मर्डर होता है तो एक ऑक्सीजन मिलता है प्रियदर्शनी मट्टू केस को। तमाम लोग जो भूल गए थे इस केस को, वो फिर से उसको याद करते हैं, और अचानक अब जेसिका के नाम पे, जेसिका लाल के बहाने अब प्रियदर्शनी मट्टू को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू हो जाती है, और ये बहुत बड़ा काम होता है। और यही वो उस वक्त प्रदर्शन और वो सारी चीज़ें शुरू हुई थी प्रियदर्शनी मट्टू को लेकर, कैंडल मार्च, जिसका मैं हिस्सा रहा, जिसमें मैं खुद शामिल हुआ एज ए आम नागरिक। तो अब जब ये चीज़ें शुरू हुई तो फिर प्रेशर आया कोर्ट के ऊपर, जुडिशल सिस्टम के ऊपर, और मीडिया ने लगातार इसको मीडिया ट्रायल करना शुरू कर दिया। तो जब ये इतना प्रेशर आया तो आखिर में 2006 में हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई न सिर्फ शुरू की, बल्कि कहा कि इसको हम डे टू डे हियरिंग के बेस पे इस केस का निपटारा करेंगे। और सिर्फ 47 दिन में उसके बाद, मतलब 2000 से ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा, हियरिंग तक शुरू नहीं हुई, और वो जो है बाहर रहा। उसके बाद हाई कोर्ट 2006 में इसकी सुनवाई शुरू करती है, और इसके बाद डे टू डे हियरिंग होता है, और 42 दिन के अंदर, जब हियरिंग शुरू होती है उसके ठीक 42वें दिन हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लोअर कोर्ट ने संतोष सिंह को बरी कर दिया। हाई कोर्ट न सिर्फ उस फैसले को पलट देती है, बल्कि कहती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में आता है, इसीलिए संतोष सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती है। मतलब जिससे लोअर कोर्ट ने सीधे बरी कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, हाई कोर्ट ने उसे सीधे फांसी की सज़ा सुनाई। संतोष सिंह को अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। अब कोर्ट ने अपने इस फैसले को सुनाने के पीछे जो चीज़ें, जो लोअर कोर्ट ने जिसको मानने से इनकार कर दिया, उन्हीं चीज़ों को माना। हाई कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट मानी, हाई कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना, हाई कोर्ट ने उस नौकर के बयान को माना कि हाँ 23 जनवरी 1996 को उसने वसंत विहार के उस फ्लैट में संतोष सिंह को देखा था, जिसकी गवाही को यहाँ लोअर कोर्ट में तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें जो लोअर कोर्ट ने नहीं मानी थी, हाई कोर्ट ने माना, और हाई कोर्ट ने इसके बाद सीधे संतोष सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई। अब जैसे ही फांसी की सज़ा सुनाई तो जाहिर सी बात है अब दूसरे खेमे में हलचल, हंगामा। अब लेकिन इधर दूसरा पहलू देखिए कि 1999 में हाई कोर्ट बरी कर देती है संतोष सिंह को। संतोष सिंह जेल में था, जैसे ही अदालत का फैसला आता है संतोष सिंह बरी हो गया, जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो बाकायदा शादी करता है, धूमधाम से उसकी शादी होती है। शादी करने के बाद वो उसी दिल्ली में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर देता है दिल्ली की अदालत में। चूंकि वो लॉ फैकल्टी में पढ़ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसको वकील ही बनना था, तो लिहाजा वो लोअर, मतलब प्रियदर्शनी मट्टू के जिसके ऊपर कातिल का तोहमत लगा हुआ है, जो ऑलरेडी जेल में है, जिसके खिलाफ सारे सबूत हैं, जिसको निचली अदालत बरी कर देती है, उसके बाद वो जेल से बाहर आता है, शादी करता है किसी और लड़की से, और घर बसाता है, और फिर दिल्ली की अदालत में प्रैक्टिस शुरू करता है। बाकायदा कोर्ट की तारीखों पे जाता है और अपने लेवल पे दूसरों के अब केस लड़ रहा है एक कातिल। और ये सिलसिला 2006 तक चलता रहता है। बाकायदा वो एकदम आज़ाद शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा है, और
वकील बन चुका है और वकील बन के लोगों को केस लड़ रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है 31 अगस्त 2006 को, जिसमें हाई कोर्ट उसे सीधे फांसी की सज़ा सुनाती है। संतोष सिंह को पकड़ा जाता है, उसी वक्त जेल भेजा जाता है और फिर वो जेल पहुंच जाता है। जेल जाने के बाद अब चूंकि वो भी वकील है, फौरन इस फैसले को हाई कोर्ट को वो चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो सारे वही दलील देता है, डीएनए टेस्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला, वहां पे सुनवाई होती है, सारी चीजें रखी जाती हैं। 2010 में, शायद मैं कहीं पे मैंने तारीख लिखी थी, फरवरी, अक्टूबर 2010 में, मतलब 2006 में इधर फैसला आता है फरवरी में हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, वो फांसी की सज़ा सुनाती है। उसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में। 4 साल के बाद अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब तीसरा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें फांसी की सज़ा दी गई थी, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल देती है, मतलब उम्र कैद। और उम्र कैद वो कि वो जब तक जिंदा है उम्र कैद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं माना। तो अब 2010 में उसकी फांसी की सजा रुक गई। हालांकि इस पे प्रियदर्शनी मट्टू के परिवार ने और सीबीआई ने, मतलब उनके परिवार ने कहा था कि इस पे अपील करें, लेकिन शायद सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील नहीं की कि क्यों उम्र कैद, क्यों नहीं फांसी। तो अब आखिरी इस केस का अंजाम यह है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। संतोष सिंह तिहाड़ जेल में है। लेकिन फिर देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि एक आम आदमी या एक पहुंच वाला इंसान, एक रसूख वाले इंसान के बीच में क्या कानून फ़र्क करता है। क्योंकि ये सवाल इसलिए आता है कि 2010 में, ये तब तक मुश्किल से 4 साल जेल में रहा था टोटल मिलाकर तब तक संतोष सिंह। 2011 में ये पढ़ाई के नाम पे और एग्ज़ाम के नाम पे पेरोल पे बाहर आता है। फिर 2012 में पेरोल लेकर बाहर आता है। और अब अभी 2018 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अभी 2018 में मई में इसने फिर पेरोल की एप्लीकेशन दी थी, और वो ये था कि कोई और एक एग्ज़ाम देना है उसके लिए। उसका मुझे अभी इस वक्त जानकारी नहीं है, क्योंकि ये मुझे अभी अचानक याद आया। मैं लास्ट में मई में मैं पढ़ रहा था और एक वकील ने मुझे बताया भी था कि वो संतोष सिंह फिर से पेरोल के लिए अपील किया है। तो वो पेरोल मिला कि नहीं मिला इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अभी 2018 में, मतलब ये सितंबर का महीना है, मई जून जुलाई अगस्त, 3 महीने पहले उसने फिर पेरोल की अपील की। तो कई बार वो पेरोल पे बाहर जा चुका है। जो जेपी सिंह, संतोष सिंह के फादर हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हो चुके हैं। प्रियदर्शनी मट्टू के परिवार वाले कश्मीर में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें अच्छा भी लगा, लेकिन उन्हें अफसोस भी है कि एक ऐसे शख्स को जिसे मौत की सज़ा होनी चाहिए थी, उसे कम करके उम्र कैद कर दी गई। लेकिन यह है कि कम से कम जब तक उसकी उम्र ज़िंदा है, उसकी सांसें जो हैं वो जेल के अंदर कैद रहेंगी। तो ये पूरा मामला था प्रियदर्शनी मट्टू के। और आज, हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़, आज 2018 है। अगर प्रियदर्शनी मट्टू आज जिंदा होती तो इस वक्त 47 साल की होती, 47 ईयर ओल्ड, और शायद देश के कुछ अच्छे वकीलों में नाम भी होता, क्योंकि वो बहुत होनहार, बहुत तेज़ थी और वकील ही बनना उसका सपना था। तो आज शायद वो कहीं वकालत कर रही होती, प्रैक्टिस कर रही होती, और क्या पता अगर वो क्रिमिनल लॉयर बनती तो शायद हम जैसे क्राइम रिपोर्टर की बहुत सारी मदद भी होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वकील हम लोग को केसेस बताते हैं जिस पे हम स्टोरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें छिन गई, सारी चीज़ें अधूरी रह गई। लेकिन ये वो केस था जिसने हमारे जुडिशल सिस्टम पे बहुत उंगली उठाई थी कि कैसे सारे सबूतों को, एक पुलिस का काम होता है कि, क्योंकि अदालत, देखिए अदालत की जो आँखों पे पट्टी बंधी होती है वो इसीलिए होती है कि सबूत लाना अदालत का काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है, पुलिस का काम है।
तो उन सबूतों को देख के ही अदालत ये फैसला करती है कि कौन गुनहगार है, कौन बेकसूर है। लेकिन अगर जिनका काम ही ये सारे सबूत उठाकर अदालत तक पहुंचाना है, उनके मन में खोट आ जाए, वो बेईमान हो जाए, तो फिर इंसाफ, कानून, अदालत, पुलिस ये सिर्फ ढकोसला बन के रह जाएंगे। फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी सभ्य समाज में। और जबकि एक सभ्य समाज में ज़रूरत इस बात की है कि ये हर बॉडी अपने अपने ईमानदारी से काम करे, वो ये ना देखे कि कौन सामने है। इसीलिए एक और भी कहा जाता है कि कानून की देवी की आंखों पे इसलिए भी पट्टी बंधी होती है ताकि वो फैसला करते हुए ये ना देखे कि वो किसके ख़िलाफ़ फैसला कर रही है, कौन लोग सामने हैं, कितने पावरफुल हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ताकतवर है, कमज़ोर है, बस वो ईमानदारी से फैसला करे। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के जितने भी शुरुआती सारे अफसर थे, जो पूरी टीम लगी हुई थी, ये अदालत ने बाकायदा कमेंट्स भी किया, उनकी कोशिश संतोष सिंह को सज़ा दिलाने की बजाय उससे कहीं ज़्यादा ये था कि किसी तरह इसको बचाया जाए। और इसीलिए कई झूठे गवाह पेश किए गए, कई झूठी कहानियाँ अदालत में गढ़ी गईं, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आखिर में यह है कि जो गलती निचली अदालत की थी उसको हाई कोर्ट ने सुधारा। और हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद इस देश में एक बड़ा वो बना कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बड़े या ताकतवर लोगों के बच्चे हैं उनको इस तरह से छूट मिल सकती है, उनको आज़ादी मिल सकती है। अगर ऐसा होता तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है इस देश में, इस समाज में। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र ऐसा हुआ नहीं। जो निचली अदालत का फैसला था उसको पलट के हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया, और आज भी वो अपने इस जुर्म की सज़ा काट रहा है। तो ये थी पूरी प्रियदर्शनी मट्टू की कहानी। अगर आपको अब इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल होंगे वो मैं ज़रूर आपसे लूँगा। लेकिन ये है कि दिल्ली में उसके बाद दो तीन चीज़ें इस कहानी से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अचानक याद आता है तो आपको कहता हूँ। 1996 में प्रियदर्शनी मट्टू का मर्डर होता है, रेप होता है। 2001-2 में जेसिका लाल का होता है, 12 में निर्भया का होता है। सवाल ये कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे मामले या ऐसे केसेस से हमने सबक क्या लिया, ख़ासतौर पर दिल्ली वालों ने क्या लिया। जब भी ऐसा कोई केस होता है, हम अब एक फैशन हो गया, हम कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, हम बैनर तख्तियाँ लेके इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर चले जाते हैं। फिर 2-4 दिन होता और हम भूल जाते हैं। फिर उस कैंडल को हम संभाल के रखते हैं ताकि अगली कोई प्रियदर्शनी मट्टू हो, अगली कोई निर्भया हो, अगली कोई जेसिका हो, तब फिर हम आएँ बाहर और हम ये दिखाएं कि देखो हमें देश, समाज, अपने शहर की कितनी चिंता है। सवाल ये है कि फिर ये इंतज़ार और ये बीच की खामोशी क्यों? अगला हादसे का इंतज़ार करने के लिए सिर्फ अगर हम सब ठान लें कि हमारे आसपास ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग नहीं होंगे, ऐसा क्राइम नहीं होगा, और सरकार ये ठान ले कि ऐसे लोगों की का इंसाफ बहुत जल्दी करेंगे, ना कि सालों में, तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदल सकता है। और सबसे बड़ी जो चीज़, जो प्रॉब्लम आती है हम लोगों के साथ, वो यही है कि एक क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो उसे मालूम है कि उसे उसकी सज़ा मिलने में सालों लगेंगे। उसने बहुत विभत्स क्राइम भी किया और उसे यह है कि इसकी सज़ा फांसी है, तो भी उसे पता है कि अभी 20 साल कहाँ मरूंगा। और जब फैसला आता है, जब उसकी फांसी पे टांगनी की, तब तक तो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी चुका होता है। तो क्या ऐसा इंसाफ, ऐसे फैसले की फिर कोई अहमियत रह जाती है? क्या इससे क्रिमिनल के मन का डर दूर नहीं हो जाता है? ये हमेशा मेरे को ये मतलब मेरे अंदर से ये सवाल उठता है, इसलिए मैंने आज आपसे कहा कि शेयर करूं। मुझे लगता है कि अगर इंसाफ जल्दी हो तो शायद क्रिमिनल के दिल में एक खौफ बैठेगा, और क्रिमिनल के मन में जब तक पुलिस, अदालत और फैसलों के लिए खौफ नहीं होगा, तब तक क्राइम पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। कम से कम इस तरह के क्राइम होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि अगर आज मैं किसी का रेप करता हूँ और मुझे साल भर के अंदर अंदर फांसी पे लटका दिया जाएगा, मुझे लगता है फिर वो किसी का भी रेप करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, उसको कैसे तेज़ किया जाए, कैसे फटाफट इंसाफ हो, तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। पता नहीं आप लोग मुझसे कितना सहमत हैं, लेकिन मुझे लगा इसलिए मैंने कहा। सर एक सवाल है अविनाश शारदा जी का। हाँ, वो पूछे थे 2 सवाल है। पोस्टमार्टम का प्रोसेस क्या होता है? दूसरा, आईपीसी में ऐसी पुलिस के हायर ऑफिसर्स के लिए कोई कोड नहीं है क्या, और है भी तो उसे ठीक से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? दूसरा सवाल क्या है? सर पहला सवाल है नहीं, दूसरा सवाल है कि सर आईपीसी में पुलिस वालों के ऑफिसर्स के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, अगर है तो उसे। अभिनव शारदा साहब का सवाल है एक तो ये कि पोस्टमार्टम कैसे होता है। देखिए, पोस्टमार्टम वो चीज़ होती है जिससे मौत की वजह, मौत का वक्त ये बताया जा सकता है। मौत की रीज़न क्या है? अब उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे हार्ट अटैक से मौत हुई, जहर से मौत हुई, दम घुटने से मौत हुई,
सांस न लेने से मौत हुई, चाकू से हुई, बुलेट से हुई। तो ये सारी चीज़ें जिससे भी मतलब आप मौत के जितने भी तरीके हो सकते हैं आप उनको सामने रख के सोचिए। तो बाकायदा उसको, चूँकि ये एक साइंस है, ऑटोप्सी के ज़रिए फिर वो पता कर लेते हैं। हाँ, अब उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे आप जहर से अगर मौत हुई है तो वो आपके विसरा की रिपोर्ट आती है, जो आपके पेट की थैली होती है जहाँ पे खाना जाकर रहता है, उसकी जांच होती है। कुछ खास केमिकल डालते हैं इसलिए उसकी विसरा की रिपोर्ट आने में 1-1 महीना लग जाता है। तो वो पता चलता है कि ये पॉइजन था कि नहीं था। तो पोस्टमार्टम आपके इंसान के शरीर की पूरी बॉडी से वो बता देता है कि मौत की वजह क्या है। और दूसरा आपका सवाल था कि जो पुलिस के लिए क्या हाई रैंकिंग है, वो असल में मुझे क्लियर समझ में नहीं आता। पुलिस वालों के अलग से कोई कानून नहीं है अगर कुछ वो गलत करते हैं तो? नहीं, आईपीसी देखिए, कानून सबके लिए एक है, इसीलिए संविधान में है कि हम सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो पुलिस हो, आम आदमी हो। ये नहीं कि आप पुलिस वाले हैं तो आपके लिए सेक्शन अलग होगा, आप आम आदमी आपके लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सामाजिक तौर पे ये होता है कि जैसे पुलिस जो हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो अपने आचरण से, अपने चीज़ों से समाज में एक दूसरी तरह का मिसाल पेश करें। इसलिए कि आप पुलिस हो, आप कानून के रखवाले हो, अगर आप ही कानून तोड़ोगे तो फिर बाकी क्या करेंगे, तो वो अलग एक चीज़। सर आप एक का कहना था कि आप बॉलीवुड की जैसे अमिताभ हैं और क्रिकेट की दुनिया में जैसे सचिन है, उसी क्राइम की दुनिया में आप शम्स साहिब नाम बहुत बड़ा नाम है। अरे, आप लोगों की तारीफ़ के लिए थैंक यू। मतलब मैं असल में इसमें बहुत तेज़ी से भागता है। मैं कल से आप लोगों के लिए थोड़ा आईपैड लेकर आऊँगा ताकि नाम आपका ठीक से पढ़ सकूँ। बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हर्षित श्रीवास्तव हैं, सोनू पाठक हैं, ये दूध वाली सीबीआई है, नाम भी अच्छे अच्छे होते हैं यार। एक अदनान शम्स हैं, हरदम बस्ती है, इनविजिबल इंडियन, अभिषेक खरे, अर्जुन झा, सुजीत कुमार, शिवांगी श्रीवास्तव, रॉक स्टार, देन अभिषेक भारती, अरिंदम भट्टाचार्य जी, देन हरदीप सिंह, हर्षित श्रीवास्तव, गौरव अहिरा, सुजीत कुमार, अमन बलमा, अभय राज, अभिनव शारदा, अभिनीत खेड़ा, मनोज यादव, सोनू पाठक, मोनू यादव, देन आकाश मासने, अविल पांडे, डॉक्टर संबित दास, एक संबित पात्रा भी हैं हम लोगों के यहाँ, अंकुश महाजन, मेडिकेयर प्रोडक्शन सिलीगुड़ी ऑनलाइन, नमस्कार सिलीगुड़ी से आपको भी, विपिन मिश्रा, देवांशु धाली, सुजीत कुमार, सौरभ माथुर, चिन्मय पांडे। तो जितने का मैं नाम बस ले सकता हूँ, बाकी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का लेता रहूँ। और 2-3 बस सवाल मुझे बता दो तुम दीपक, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा आप कल से वो एक, ताकि आप लोगों का ठीक से। हाँ, कल आपसे 9 बजे मुलाकात होगी, क्योंकि कल फ्राइडे है, आपसे वादा है कि कल लेकिन मैच है, लेकिन कल मुझे लगता है बांग्लादेश का मैच है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए ठीक 9 बजे के आसपास इंडिया बैटिंग करती है, लेकिन अगर 5:30 बजे मैच है तो 8:30 सवा 9, अगर 9 बजे बैटिंग करने जाती है तब आप लोगों से पूछ लूँगा, मेल कर दीजिएगा सुनना है कि नहीं सुनना है, तो ठीक रहेगा। और मैच अगर बोरिंग एक तरफा रखता है तो फिर भी देखेंगे। तो कल मैच के ऊपर डिपेंड करता है। वो पूछा, हाल ही में एक पुलिसकर्मी ने बेटा रोहित, मतलब जो रोहित थे, उन्हें एक मीडिया को पिटाई करते देखा गया, अन्य को भी उसने धमकी दी, उस पर भी क्या बेनिफिट ऑफ डाउट का इफेक्ट हो सकता है? मुरली कांडपाल हैं, ये अभी जिक्र कर रहे हैं, एक पुलिस वाले का बेटा था जिसने एक लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा, वायरल वीडियो हुआ, आपने देखा होगा। वो अरेस्ट हो गया, और इवन अरेस्ट नहीं हुआ बल्कि उसके बाप को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि बेटे की सज़ा कैसे बाप को मिली। ये चीज़ें कई बार ऐसा होता है, जैसे इस संतोष सिंह में उसको लगता होगा कि मेरा बाप इतना बड़ा पुलिस अफसर है, कानून मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो ये चीज़ें भी होती हैं। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि जो ऐसे पुलिस अफसर हैं उनको अपने बच्चों पे ख़ासतौर पे नज़र रखनी चाहिए, और बीच बीच में बताना चाहिए कि बेटा मैं पुलिस में ज़रूर हूँ, लेकिन तुम सबको धौंस दो और तुम गलत काम करो उसके लिए नहीं हो। मैं तो कानून का रखवाला हूँ, कानून के लिए हूँ। तो मेरी नज़र में एक क्रिमिनल और तुम क्राइम करके आओगे, तुम में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये ज़रूरी है मैसेज देना।
संदीप त्रिपाठी साहब का कहना है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे। सुझाव अच्छा है, क्योंकि अब तक हम लोग यही देखते आए हैं कि सीबीआई का हमेशा अलग अलग सरकारों ने अपने अपने हिसाब से यूज़ किया है और टूल की तरह यूज़ करते हैं, धमकाने के लिए यूज़ करते हैं अपोजिशन को। और ये नहीं कि सारे कोई भी दूध का धुला नहीं, जिसकी सरकार आती है वो यही करती है। और शायद सीबीआई के लोगों को भी इस बात का पता है, तो इसीलिए बीच में उठा था कि ये पिंजरे में बंद एक तोता है जिसको हर सरकार अपने हिसाब से दरवाज़ा खोल के उड़ाती है और फिर बाकी चीज़ें कराती है। सर कई लोगों की गुजारिश है कि आप सुभाष चंद्र बोस पे स्टोरी कीजिए या इंदिरा गांधी के ऊपर। कई लोगों की है कि सुभाष चंद्र बोस और इंदिरा गांधी, हाँ ये मैंने मेल भी पढ़ा है। तो मैं सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भी ऐसे 2-3 नाम हैं, उस पर मैं आपको लगातार मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी सुनाऊंगा कहानी डिटेल में पूरी। तो आज वारदात जो है वो अलग अलग है। एक बहुत मतलब अरबपति ससुर ने अपने ही दामाद की 1 करोड़ की सुपारी दे दी क्योंकि वो अपनी बेटी की इस पसंद से नाखुश थे। तो वो खबर है और भी बाकी खबरें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ। तो आज वारदात जो मेरे सहयोगी हैं सुप्रतिम बनर्जी दिखेंगे आपको वारदात में, और मैं कुछ और बाकी काम में लगूंगा। यहाँ से हटूंगा तो मुझे वो सारे काम आज निपटाने बहुत ज़रूरी हैं ऑफिस के। और कल आपसे रात 9 बजे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। कल की कहानी जो होगी वो उससे पहले आपको बताऊंगा। बाकी हमेशा की तरह वही कहूँगा, अपने आप सुझाव, अपनी शिकायतें, अपना प्यार सब कुछ भेजते रहिए मेल के ज़रिए। और दूसरा, क्राइम तक का परिवार बढ़ रहा है। और हाँ, एक अभी मुझे बताया दीपक आसिम दोनों ने कि 62,000 लोगों का ये परिवार हो चुका है। मतलब मैं इसको सब्सक्राइबर के हिसाब से गिनती नहीं करूँगा, मतलब 62,000 लोग तो वो हैं जिन्होंने सीधा सीधा अपना प्यार दिया हुआ है। और उनके फिर घर के अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी मम्मी के साथ, भाई बहन, वाइफ सबके साथ कहानियाँ भी सुनते हैं क्राइम तक की, देखते भी हैं। तो उससे अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये 62 हो गया। 38 जिस दिन होता है मतलब 1 लाख, तो उस दिन फिर आप सबको बहुत बड़ी बड़ी वाली बधाई दूंगा। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए, अपना प्यार देते रहिए, क्राइम तक देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक बार फिर जिन लोगों के पास कुछ लिखना है, मेल आईडी नहीं है, तो फिर से रिपीट करता हूँ। एक है crimetakofficial@gmail.com, crimetakofficial@gmail.com। और दूसरा मेरा जो पर्सनल है वो आप shams.khan@aajtak.com, shams.khan@aajtak.com। तो इन दोनों मेल पे आप अपने सारे सुझाव, शिकायतें, प्यार, गुस्सा सब कुछ भेज सकते हैं। स्वागत होगा आप लोगों का, और जितना मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की मैं ज़रूर देता हूँ। तो आप भेजिए और इसी तरह देखते रहिए। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए और खुश रहिए।